रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण पहनी थी लक्ष्मी। लाल रेशमी वस्त्र का दुपट्टा पड़ा था उसके सिर पर। उसकी दृष्टि नत थी। चंदन कुमार मानेगा नहीं, आज विवाह करके ही छोड़ेगा। निमाई पंडित लक्ष्मी की ओर देखकर बोले। ये सुनकर लक्ष्मी के कपोल रक्तिम हो उठे। निमाई पंडित फिर बोले, अच्छा, फूल माला तो मिलेगी नहीं, 2 हार ही ले आओ। चंदन कुमार भीतर से कीमती मोतियों की 2 मालाएं ले आया। कन्यादान का संकल्प करवाने के बाद एक एक हार दोनों को देते हुए निमाई पंडित बोले, एक दूसरे को हार गले में पहना दो तुम दोनों। दोनों ने एक दूसरे को हार पहना दिए। निमाई पंडित ने हाथ उठाकर दोनों को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी और चंदन कुमार ने एक साथ श्रद्धापूर्वक झुककर निमाई पंडित की चरण धूली ली। फिर चंदन कुमार ने मोहरों से भरी एक थैली निमाई पंडित के चरणों पर रख दी और कहा कि यह आपकी दक्षिणा है महाराज। निमाई पंडित इस बार जोर से हंस पड़े और बोले, यह ना ले सकूंगा, जैसी आपकी इच्छा, पर आज आप काफी थके हुए हैं। 5-6 मील तक बराबर नाव खेते रहे हैं और आज रात बजरे पर ही विश्राम करें। नहीं, लौटना आवश्यक है। घर न पहुंचने पर पत्नी चिंतित होगी और फिर तुम्हारी नौका में भी एक ही शयन कक्ष है। कहकर हंसे धीरे से निमाई पंडित। उसके बाद अमावस्या की उस काली अंधेरी रात में बजरे के बाहर निकल गए और जाते समय चंदन कुमार से कहते गए कि लक्ष्मी की दादी को शीघ्र बुला लेगा वह, क्योंकि उनके आश्रम में बुढ़िया का अधिक समय तक रहना निरापद नहीं था, स्वयं उनके लिए भी हानिकारक था। पता लगने पर कुछ भी कर सकता था माधवानंद। अभी निमाई पंडित को गए कुछ ही मिनट हुआ होगा कि उस घोर काल रात्रि के अंधकार में एक सहसा भयंकर आर्तनाद गूंज उठा। लक्ष्मी और चंदन कुमार दोनों एक साथ शयन कक्ष के बाहर निकल आए आर्तनाद सुनकर। अभी वे दोनों कुछ सोचे समझे कि उस सियाह अंधकार में न जाने किधर से एक विष बुझा बर्छा सनसनाता हुआ और चंदन कुमार के सीने को भेदता हुआ बजरे में धंस गया। चंदन कुमार जोर से चीखा एक बार और फिर शांत हो गया हमेशा के लिए। दूसरे क्षण उसका शरीर झूल गया धसे हुए बर्छे का सहारा लेकर। इसके बाद ही चारों तरफ से बजरे पर चढ़ाए भयंकर आकृति के कई कपालिक। सभी ने मदिरा पी रखी थी। एक ने लपककर कोने में स्तब्ध, अवाक और पछाड़वत खड़ी लक्ष्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया और घसीटते हुए दूसरी ओर ले जाने लगा। मुझे उस भयंकर नर पशु को पहचानने में देर न लगी। वह था कपालिक माधवानंद। अपने को मुक्त करने का बराबर प्रयास करती रही लक्ष्मी, मगर सफलता नहीं मिली उसे। तभी उसे कुछ याद आया। चेहरा चमक उठा उसका। एक बार उसने पति के निर्जीव शरीर की ओर देखा और फिर मुंह खोलकर बाएं हाथ की मुट्ठी में दबी शीशी मुंह में उड़ेल दी उसने। महाविष खा लिया था लक्ष्मी ने। क्षण भर के लिए लक्ष्मी का सारा शरीर जोर से कांपा, कदम लड़खड़ाए और फिर सब कुछ शांत हो गया हमेशा के लिए। पक्षी कलरव करने लगे थे। अमावस की वह काली अंधेरी रात सिमटने लगी थी और पूर्व का आकाश धीरे धीरे सफेद होने लगा था। सवेरा होने ही वाला था और भोर के उस धुंधले प्रकाश में मैंने भागीरथी के एक विस्तृत वृक्ष पर एक साथ 3 लाशें तैरती हुई देखी। 2 लाशें तो आपस में इस प्रकार लिपटी हुई थी जैसे आलिंगनबद्ध हो। वे आलिंगनबद्ध लाश एक चंदन कुमार की थी और दूसरी थी लक्ष्मी की।
तीसरी लाश जो थोड़ी दूर पर ही तैर रही थी वह थी नवद्वीप के प्रकांड विद्वान निमाई पंडित की। देश काल, समाज, संस्कृति और तमाम शास्त्रों की अवहेलना कर दो प्रेमियों को प्रणय सूत्र में बांधने का यह फल मिलेगा, इसे कभी सोचा ना था उस महापंडित ने। कभी इस बात की भी कल्पना की थी उन्होंने कि नित्य भोर के समय जिस भागीरथी के पवित्र तट पर वे संध्या वंदन करते थे, उसी पवित्र, निर्मल और अकलुषित जल में एक दिन उनका पार्थिव शरीर शव में परिवर्तित होकर बहेगा। नहीं, कभी नहीं सोचा था और ना तो कल्पना ही की थी उस पंडित राज ने। सभी का भाग्य पढ़ने वाला और सभी का भविष्य जानने वाला वह निष्णात विद्वान स्वयं अपने भाग्य को न पढ़ सका और न जान सका अपने भविष्य को। कितनी भारी विडंबना थी यह। मैंने देखा आगे बहुत दूर जाकर वे तीनों लाशें एक साथ मिल गई थी भागीरथी की धारा में। विषण मन लिए न जाने कब तक अपलक देखता रहा मैं एक साथ में जुड़ी हुई उन तीन लाशों को, और तभी समाधि भंग हो गई मेरी। मेरा आंतरिक अस्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व अपने आप प्रकृति की सीमा और शरीर की मर्यादा में बंध गया, और बनते ही मैंने अपने को पार्थिव शरीर और पार्थिव जगत में पाया। ऐसा लगा मानो कोई लंबा सपना देखकर जागा हूं मैं। अब तक मेरी आत्मा जिस इंद्रियातीत अनुभूतियों के अथाह सागर में डूबी हुई थी, उसका वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है मेरे लिए। पूरे 8 घंटे समाधि में था मैं। जैसा कि बतला चुका हूं, समाधि की विशेष अवस्था में जब आत्मा पहुंच जाती है तो प्राण मन में और मन आत्मा में लीन हो जाता है, और इस स्थिति में जीवन और मृत्यु का अंतर समाप्त हो जाता है। मृत्यु के सभी लक्षण धीरे धीरे प्रकट हो जाते हैं शरीर में। समाधि और मृत्यु के भेद अथवा अंतर को समझना अंतिक जटिल और दुरूह कार्य है। ऐसा हुआ भी उस समय। परिवार के सभी लोगों ने मुझे मृत समझ लिया था और मृत समझकर मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे वे। अगर समाधि भंग न हुई होती तो निश्चय ही मेरा पार्थिव शरीर चिताग्नि में भस्म हो गया होता और मैं अपने अस्तित्व का अनुभव इस संसार के बजाय किसी और ही संसार में करता। भविष्य में मेरा इतने लंबे घटनाक्रमों को लाने का विचार नहीं है। भविष्य में मैं लघु घटनाओं के माध्यम से आपके समक्ष साधकों के जीवन और उनके रहस्य को प्रकट करूंगा। यदि आपने अभी तक इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में पूर्व जन्मों के काले पन्ने प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य इसके पूर्व के भागों को देख सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष विद्या, अंक विद्या के माध्यम से अपने जीवन के रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो अवश्य ही आप हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। इनके शुल्क संसार कल्याण हेतु निमित्त मात्र हैं। इनका लाभ आप अवश्य उठा सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका भी लिंक आपको प्रदान कर दिया है, आप उसे अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा।